आज हम टर्निंग की जानकारी लेने जा रहे हैं। टर्निंग का अर्थ अपने अक्ष यानी एक्सिस पर घूमते जॉब को उसके विरुद्ध कटिंग टूल द्वारा फीड देकर काटते हुए इच्छित साइज व आकार में लाने की क्रिया को टर्निंग कहते हैं। टर्निंग मशीन की परिभाषा। टर्निंग यानी खराद मशीन का मुख्य कार्य जॉब को घुमाना तथा उस घूमती हुई जॉब को टूल द्वारा काटकर इच्छित आकार प्रदान करना है। टर्निंग प्रोसेस को जानने से पहले हमें टर्निंग मशीन के बारे में जानना आवश्यक है। आइए हम टर्निंग मशीन को ठीक प्रकार से समझें। लेथ मशीन के पार्ट्स निम्न हैं। 1. स्पिंडल स्पीड सेलेक्टर। 2. हेडस्टॉक असेंबली। 3. स्पिंडल विद चक। 4. टूल पोस्ट। 5. कंपाउंड रेस्ट। 6. क्रॉस स्लाइड। 7. कैरेज। 8. वेज। 9. टेल स्टॉक क्विल। 10. टेल स्टॉक असेंबली। 11. फीड सेलेक्टर। 12. क्लच। 13. चिप पैन। 14. एप्रन। 15. स्लॉट नट। 16. लॉन्जिट्यूडनल फीड कंट्रोल। 17. फीड रॉड। 18. लीड स्क्रू। 19. बेड। आइए हम इन पार्ट्स के बारे में विस्तार से समझें। 1. स्पिंडल स्पीड सेलेक्टर। ये स्पिंडल की स्पीड को कम या ज्यादा करने का कार्य करता है। 2. हेडस्टॉक असेंबली। ये फीड, स्पीड, गियर असेंबली, लीवर आदि सभी पार्ट्स को असेंबल करके रखती है। 3. स्पिंडल विद चक। ये जॉब को पकड़े रखता है। स्पिंडल की मदद से चक पर बंधा जॉब घूमता है। 4. टूल पोस्ट। ये कैरेज के ऊपर लगा होता है। इसका कार्य टूल को होल्ड यानी पकड़ कर रखने का होता है। ये एक साथ 1 से लेकर 4 टूल को पकड़कर रख सकता है। 5. कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। इससे हम जॉब पर भीतरी व बाहरी टेपर डाल सकते हैं। कंपाउंड रेस्ट स्लाइड के आधार पर डिग्री के निशान चिन्हित किए होते हैं। 6. क्रॉस स्लाइड। टूल को दाएं बाएं करने का कार्य करती है। 7. कैरेज। कैरेज द्वारा हम टूल को आगे पीछे चलाते हैं। 8. वेज, गाइड्स। ये कैरेज को आगे पीछे करने का बेस वेज है। वेज प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, फ्लैट, वी शेप। 9. टेल स्टॉक क्विल। जॉब में ड्रिल, छिद्र करने तथा लंबे जॉब के डेड सेंटर के द्वारा गाइड करने का कार्य करता है। 10. टेल स्टॉक असेंबली। इसमें सभी टेल स्टॉक, लीवर, स्क्रू, नट पार्ट असेंबल होते हैं। 11. फीड सेलेक्टर। ये फीड की स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए काम में लिया जाता है। जहां फीड सेट करनी होती है वहां पर फीड सेलेक्टर से सेट करते हैं। 12. क्लच। ये मोटर से गियर बॉक्स की शाफ्ट को घुमाने का कार्य करती है। जब मशीन बंद की जाती है तो ये न्यूट्रल हो जाती है। 13. चिप पैन। टर्निंग के दौरान जब जॉब के ऊपर से चिप्स निकलती हैं तो ये चिप पैन में आकर के गिर जाती है और इकट्ठा होने पर इसे बाहर निकाल लिया जाता है। ये मशीन की क्षमता के अनुसार बना होता है। 14. एप्रन। ये खोखले बॉक्स के समान ढलवा लोहे का बना होता है जो बेड के सामने वाले भाग पर स्पिंडल के नीचे फिट किया होता है। कैरेज को दाएं बाएं तथा इस पर लगी क्रॉस स्लाइड को हस्त अथवा स्वचालित चाल प्रदान करने के लिए इस पर बहुत से हैंडल व लिवर, कैरेज हैंड व्हील, फीड एडजस्टिंग लिवर, थ्रेडिंग लिवर तथा थ्रेड चेंजिंग डायल आदि लगे होते हैं। इन लिवर्स का संबंध एप्रन बॉक्स में लगी बहुत सी गरारियों, वर्म तथा वर्म व्हील, स्प्लिट हाफ नट व फ्रिक्शन क्लच आदि से होता है। इसके बीच में से फीड रॉड तथा लीड स्क्रू गुजरता है। स्प्लिट हाफ नट को लीड स्क्रू के साथ एंगेज करके चूड़ियां काटी जाती हैं। 15. स्लॉट नट। भिन्न भिन्न पिच की चूड़ी काटने के लिए गियर बॉक्स की सहायता से लीड स्क्रू को विभिन्न गतियों पर घुमाया जाता है। एप्रन में 2 भागों में विभाजित हाफ नट ऊपर नीचे स्लाइड करता है जिसे स्लॉट या हाफ नट कहते हैं। इन 2 नटों पर
2 पिन्स लगी होती हैं। ये पिन्स डिस्क कैम की झिर्रियों में चलती हैं। ये कैम थ्रेडिंग लीवर के साथ जुड़ी होती है। जैसे थ्रेड लीवर को ऊपर उठाते हैं तो एप्रन में लगे हाफ नट लीड स्क्रू को पकड़ लेता है, जिससे कैरिज को चाल मिलती है व चूड़ी कटी जाती है। जब लीवर को नीचे करते हैं तो हाफ नट खुल जाता है, जिससे लीड स्क्रू व कैरिज का संबंध हट जाता है। 16. लॉन्जिट्यूडनल फीड कंट्रोल। जब लीड स्क्रू व फीड रॉड घूमती है तो वर्म भी घूमता है। इस वर्म में से एक वर्म व्हील मैश करता है। एप्रन पर लगे फीड कंट्रोलर लीवर को सेट करने के लिए एप्रन पर BAC अक्षर पहचान के लिए लिख दिया जाता है। फीड कंट्रोलर लीवर को B स्थिति में रखने पर लॉन्जिट्यूडनल फीड गियर घूमने लग जाता है। इस गियर से पिनियन गियर को बेड के साथ लगे रैक से मैश किया होता है। इस प्रकार जब पिनियन घूमता है तो कैरिज को लॉन्जिट्यूडनल फीड मिलती है। रॉड को घुमाने की दिशा टम्बलर गियर द्वारा बदलकर कैरिज को बाएं व दाएं स्वचालित फीड दी जाती है। फीड कंट्रोल लीवर को C स्थिति में रखने से सेफ्टी क्लच के धुरे पर लगा गियर क्रॉस स्लाइड गियर को चाल प्रदान करता है। गियर से क्रॉस स्लाइड स्क्रू पर लगा पिनियन गियर घूमने लगता है, जिससे क्रॉस स्लाइड स्वचालित फीड पर चलने लगती है। 17. फीड रॉड। ये भी निकल स्टील की एक लंबी छड़ होती है, जिसकी पूरी लंबाई में कीवे कटी होती हैं। ये लीड स्क्रू के ऊपर या नीचे उसके समांतर फीड की होती हैं तथा एप्रन के अंदर लगे वर्म में से होकर गुजरती हैं। इसका उपयोग कैरिज तथा क्रॉस स्लाइड को स्वचालित फीड प्रदान करने के लिए किया जाता है। 18. लीड स्क्रू। लीड स्क्रू निकल स्टील की एक लंबी शाफ्ट होती है, जिस पर एक्मी चूड़ियां कटी होती हैं। ये एप्रन के बीच में से गुजरता है। इसके हेड स्टॉक वाले सिरे पर चालित गरारी लगी होती है तथा दूसरा सिरा बेड के सामने लगे बियरिंग्स के अंदर फ्री घूमता है। कुछ मशीनों में इसे नाटन गियर बॉक्स द्वारा जोड़ा जाता है। इसका उपयोग भिन्न भिन्न पिच की चूड़ियां काटने के लिए किया जाता है। कई बार लीड स्क्रू की पूरी लंबाई में कीवे कटी होती हैं, जो फीड रॉड का भी कार्य करती हैं। जिन मशीनों में फीड रॉड अलग से लगी हो तो लीड स्क्रू को केवल उसी समय चलाना चाहिए जब चूड़ी कटनी हो। चूड़ी काटने के लिए एप्रन पर लगे लीवर द्वारा हाफ नट को लीड स्क्रू के साथ एंगेज करने से कैरिज को यांत्रिक चाल प्रदान करके चूड़ियां कटी जाती हैं। भिन्न भिन्न पिच की चूड़ियां काटते समय टूल को अपनी पहले वाली स्थिति में लाने के लिए एप्रन के साथ थ्रेड चेंजिंग डायल भी लगा होता है। 19. बेड आधार। ये लेथ मशीन का मुख्य भाग है तथा आधार का कार्य करता है। इसी पर सभी स्थिर या अस्थिर भाग जुड़े होते हैं या चलते हैं। ये ढलवा लोहे का बॉक्स नुमा आकार का बना होता है तथा इसको मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें रिब्स बनी होती हैं। इसके मुख्य 2 कार्य हैं। 1. ये चलने वाले भागों को स्लाइड वेज प्रदान करता है। 2. इस पर स्थिर भाग जैसे हेडस्टॉक, लेग ट्रे आदि परिशुद्धता से जुड़े होते हैं। प्रायः बेड एक ही खंड में क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन ढाल कर बनाए जाते हैं, परंतु बड़ी खरादों के बेड 2, 3 या इससे अधिक खंडों में बनाए जाते हैं, जिनको बोल्टों द्वारा जोड़कर इच्छित लंबाई प्राप्त कर सकते हैं। टर्निंग को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। 1. फेसिंग, 2. स्टेप टर्निंग, 3. टेपर टर्निंग, 4. ग्रूविंग एंड अंडरकटिंग, 5. नर्लिंग, 6. रीमनिंग, 7. बॉन्डिंग, 8. थ्रेडिंग, 9. प्लेन टर्निंग, 10. पार्टिंग और कटिंग ऑफ। आइए इन्हें हम विस्तार से समझें। 1. फेसिंग। इस विधि में जॉब का बाहरी सिरा अक्ष के समकोण पर समतल बनाया जाता है ताकि प्रथम सिरे से आगे मापे जाने वाले सभी साइज ठीक तरह से प्राप्त किए जा सकें। फेसिंग के दौरान टूल को जॉब के ठीक बीच यानी सेंटर में सेट किया जाता है। टूल को जॉब की तरफ 95 to 100 डिग्री एंगल पर घुमा करके सेट किया जाता है और टूल को 5 to 10 डिग्री साइड क्लियरेंस एंगल पर रखा जाता है और टूल का कटिंग एंगल 58 डिग्री रखा जाता है।
2. स्टेप टर्निंग, जिस क्रिया में अलग अलग व्यास यानी डाया के स्टेप टर्न करने हो उसे स्टेप टर्निंग कहते हैं। जैसे सबसे पहले बड़ा व्यास, उसके बाद में उससे छोटा व्यास। इसी तरह कई और व्यास बनने के लिए जॉब को एक तरफ से मशीन के चक में पकड़कर और दूसरी तरफ के सिरे को 60 डिग्री के एंगल का सेंटर में सेंटर होल बना लिया जाता है और रिवॉल्वर सेंटर की मदद से जॉब को पकड़कर आसानी से स्टेप टर्न किए जाते हैं। 3. टेपर टर्निंग, लेथ मशीन पर बेलनाकार सिलिंड्रिकल जॉब के व्यास को निरंतर कम या अधिक करके कॉनिकल सतह बनाना टेपर टर्निंग कहलाता है। टेपर को निम्नलिखित 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला सेल्फ होल्डिंग टेपर, दूसरा क्विक रिलीजिंग टेपर। पहला सेल्फ होल्डिंग टेपर। सेल्फ होल्डिंग टेपर में टेपर 10 डिग्री से कम होती है। जब ऐसे पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं तो किसी प्रकार की होल्डिंग डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे टेपर सैंक, ड्रिल, लेथ, सेंटर, स्लीव, टेपर सैंक, रियर्नर। दूसरा क्विक रिलीजिंग टेपर। क्विक रिलीजिंग टेपर का टेपर कोण अधिक होता है। उसे पकड़ने के लिए लैकिंग डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मिलिंग मशीन, स्पिंडल। 4. ग्रूविंग एंड अंडरकटिंग, किसी भी समतल व बेलनाकार कार्य की सतह पर खांचे बनाना ग्रूव टर्निंग कहलाता है। रफ ग्रूविंग के लिए वी टूल का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी साइज के अनुसार ग्रूविंग करनी है तो उसी प्रकार के टूल का साइज बना लिया जाता है, जैसे स्क्वायर, हाफ राउंड, बेवल। 5. नर्लिंग, किसी भी गोलाकार जॉब अथवा पुर्जे को हाथ द्वारा मजबूती से खोलते या कसते समय हाथ को फिसलने से रोकने के लिए उस पर नर्लिंग की जाती है। ये क्रिया नर्लिंग टूल को टूल पोस्ट में पकड़कर की जाती है। इसमें अलग अलग पिच या ग्रेड के सीधी, तिरछी व डायमंड आकृति के रोलर्स लगे होते हैं। ये रोलर्स हाई स्पीड स्टील के हार्ड किए हुए होते हैं। ये सीधी, कनकेव तथा कॉन्वेक्स सतह वाली भी होती है। 6. रीमनिंग, पहले से किए गए ड्रिल होल को बड़ा करके सही आकार में लाने की क्रिया को रीमनिंग कहते हैं और इस विधि द्वारा होल को 0.005 mm की टॉलरेंस में बना सकते हैं। रीमनिंग करते समय रीमर द्वारा 0.02 mm to 0.15 mm तक जॉब को काटा जाता है। बनावट, ये एक गोलाकार मल्टी फ्लूटेड कटिंग टूल है जिसका प्रयोग पहले से किए गए ड्रिल को पूर्णतया गोल, चिकना तथा परिशुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। रीमर्स हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं और हार्ड तथा टेम्पर किए जाते हैं। इसकी बॉडी पर सीधी या घुमावदार झिरियां कटी होती हैं। 7. बोरिंग, इस क्रिया के अंतर्गत पंचिंग, ढलाई, फोर्ज तथा ड्रिल द्वारा किए गए सुराखों के व्यास को खराद पर बढ़ाया जाता है, जिसके लिए सिंगल पॉइंट टूल का प्रयोग किया जाता है जिसे टूल पोस्ट में पकड़ा जाता है और टूल जॉब की धुरी रेखा के साथ एक्सिस के समांतर आगे बढ़ता हुआ घूमते हुए कार्य को काटता है। टूल को कंपाउंड स्लाइड अथवा कैरिज द्वारा फीड दी जाती है। अधिक गहरे होल बनाने के लिए बॉनिंग बार का प्रयोग किया जाता है, जिनमें टूल बिट लगी होती है और वही कटाई का कार्य करती है। 8. थ्रेडिंग, लेथ मशीन पर थ्रेड काटने के लिए जॉब को चक या केंद्रों के मध्य पकड़कर घुमाया जाता है। इच्छित पिच प्राप्त करने के लिए कैरेज अथवा टूल को चेंज गियर्स द्वारा विभिन्न चाल प्रदान की जाती है। ये चालें खराद के स्पिंडल तथा लीड स्क्रू के बीच एक निश्चित अनुपात द्वारा प्राप्त की जाती हैं। ये अनुपात चेंज गियर्स द्वारा या आधुनिक खरादों में क्विक चेंज गियर बॉक्स अर्थात नाटन गियर बॉक्स द्वारा प्राप्त की जाती है। क्विक चेंज गियर बॉक्स पर चार्ट लगा होता है, जिस कारण इस पर लगे लीवर को विभिन्न स्थितियों में सेट करके शीघ्रता और सुगमता से भिन्न भिन्न पिच की चूड़ियां काट सकते हैं। 9. प्लेन टर्निंग, फिनिश कट के लिए टूल का तेज धार वाला तथा इसका कटिंग एज थोड़ा गोल होना चाहिए। फिनिश कट के लिए कटिंग स्पीड अधिक रखी जाती है तथा फीड एंड कट की गहराई कम होनी चाहिए। इस विधि में जॉब के सिरे पर टूल द्वारा बिल्कुल हल्का कट लगाकर
थोड़ा सा कैरेज को चलाकर समांतर खरादन पैरेलल टर्निंग कहते हैं। 10. पार्टिंग और कटिंग ऑफ। ये टूल जॉब पर अंडरकट लगाने तथा टुकड़ों में विभाजित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसको ग्राइंड करते समय ब्लेड के दोनों ओर 2 डिग्री का बैंक क्लियरेंस एंगल होना जरूरी है, अन्यथा ये फंसकर टूट जाएगा। इस टूल को हमेशा जॉब के मध्य में सेट करते हैं।